जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका आने वाले टाइम में एग्जाम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजनीति के निदेशक तत्व आते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजनीति के निदेशक तत्व आते हैं, यह आपसे पूछा है। जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 36 से 51 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजनीति के निदेशक तत्व जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में है और ये शामिल है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। तो ध्यान रखिएगा कि भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राजनीति निदेशक तो दिए हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य राज्य को सामाजिक आर्थिक न्याय के दिशा निर्देश देना है। या न्यायालय में बाध्यकारी नहीं होते लेकिन नीति निर्माण में अनिवार्य मार्गदर्शक होते हैं। या जो लिया गया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह भी ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, संविधान के किस अनुच्छेद में समवर्ती सूची का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद में समवर्ती सूची का वर्णन है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान में विषयों के वितरण से संबंधित है, जो बताता है कि संघ सूची पर कौन कानून बना सकता है, राज्य सूची पर कौन कानून बना सकता है और समवर्ती सूची पर यानी दोनों यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची केवल संसद कानून बना सकती है इस पर। राज्य सूची की बात करें केवल राज्य विधानसभा, राज्य विधानमंडल इस पर बना सकती है। और समवर्ती सूची की बात करें दोनों को अधिकार है, पर टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून जो है प्रभावी होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट जो है किस अनुच्छेद के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 112 भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 112 को भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, या केंद्र सरकार की वित्तीय वर्ष में होने वाले संभावित व्यय और प्राप्तियों का विवरण होता है। इसे हर साल वित्त मंत्री लोकसभा में एक फरवरी को प्रस्तुत करती हैं। वर्तमान समय में जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण जी हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, पंपास, स्टेपीज, सवाना और पेरिज सभी प्रसिद्ध किसके नाम हैं। पंपास जो है, स्टेपीज है, सवाना और पेरिज पूछा है आपसे, ये किसके नाम हैं। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, घास के मैदान है ये सभी। पंपास, स्टेपीज, सवाना और पेरिज ये सभी विश्व के प्रमुख घास के मैदान हैं जो अलग अलग महाद्वीपों में पाए जाते हैं। चलिए बता दें कहां पर कौन पाया जाता है। तो पंपास की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, विशेषकर अर्जेंटीना और उरुग्वे में। स्टेपीज की बात करें तो यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाते हैं घास का मैदान। सवाना की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। पेरिज की बात करें तो उत्तरी अमेरिका जैसे अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। तो यह पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है, हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा जो है वह गर्म पानी की धारा नहीं है। हम्बोल्ट धारा जिसे पेरू धारा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो पेरू धारा भी इसे कहा जाता है। यह भी ध्यान रखिए, इसे पेरू धारा भी कहा जाता है, या शीत समुद्री धारा है। बाकी हम्बोल्ट धारा की बात करें तो शीत धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू व चिली के पास है। बाकी ऑप्शन में कुरुशियो धारा, तो कुरुशियो धारा जो है गर्म धारा जापान के पास उत्तर प्रशांत महासागर में है। तो सीमा धारा या भी गर्म धारा है जापान और कोरिया के बीच में। और अलास्का धारा या भी गर्म धारा है उत्तरी प्रशांत अलास्का तट के पास। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन ए, तृतीय क्षेत्र कहा जाता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें क्या क्या होते हैं, कृषि, मत्स्य, खनन, वानिकी आदि प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है प्राथमिक क्षेत्र, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। द्वितीय क्षेत्र क्या है, तो उद्योग, निर्माण कार्य, कच्चे माल से वस्तु निर्माण, या द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र की बात करें जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम है सेवा क्षेत्र। इसमें क्या क्या आता है, तो बैंकिंग, शिक्षा, परिवहन, बीमा, हेल्थ, आईटी आदि तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में आते हैं। सेवाओं से जुड़ा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र कहलाता है, जो भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर तैयार की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर तैयार की गई थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर तैयार की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल पीरियड था 1956 से 1961 के बीच में, इसका कार्यकाल पीरियड था। भारत की औद्योगिक विकास पर केंद्रित योजना थी। यह योजना प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा प्रस्तावित महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारी उद्योगों को बढ़ावा देना, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन, दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए आधार तैयार करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1951 से 1956 के बीच में थी। कृषि विकास इसका मुख्य उद्देश्य था, और यह जो मॉडल था वो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी। राजीव गांधी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न से 1991 में सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, तो 1991 में सम्मानित किया गया था। वह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे और 1984 से 1989 तक पद पर रहे। उनकी हत्या 1991 में तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में हुई थी। उनके मृत्यु के बाद ही उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था। अन्य विकल्पों की बात करें तो मोरारजी देसाई जो ऑप्शन में दिया, उन्हें 1991 में भारत रत्न मिला, लेकिन वह उस वक्त समय जीवित थे। आई के गुजराल की बात करें तो उन्हें भारत रत्न नहीं मिला। पीवी नरसिम्हा राव, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न नहीं मिला, हालांकि इसकी मांग कई बार उठी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी। आपसे पूछा है, केंद्र राज्यों संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी, यह आपसे पूछा है। या इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए प्रश्न। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारिया आयोग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि संविधान में वर्णित केंद्रों और राज्यों के बीच अधिकारों और कार्यों के विभाजन को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। आयोग का नेतृत्व जस्टिस आर.एस. सकारिया ने की थी, इसलिए इसका नाम सरकारिया आयोग किया गया। आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें 247 सिफारिशें थी। बाकी ऑप्शन में दिया नानावटी आयोग, तो नानावटी आयोग या 2002 के गुजरात दंगों की जांच के लिए बना था। मंडल आयोग की बात करो, या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 1979 में गठित किया गया था। कोठारी आयोग या 1964 से 66 में शिक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। तो ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहां स्थित है, या आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर कहां हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नैरोबी केनिया में स्थित है UNEP का मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएन की स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय अभी हम लोग पढ़े हैं नैरोबी केनिया में है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है जो वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे, नीतियों और संवहनीय विकास से संबंधित मामलों पर कार्य करती है। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र प्रमुख एजेंसी है जिसका मुख्यालय एक विकासशील देश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2012 से 2017 इसकी समय अवधि थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 2012 से 2017 तक थी। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था समावेशी और सतत विकास। इसे योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न
प्रश्न है, लोग गलत करके आएंगे मैक्सिमम लोग। भारत में इनमें से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है? भारत में इनमें से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो मेघालय, नागालैंड और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में पारंपरिक जनजातीय प्रशासनिक संरचनाएं मौजूद है। इन राज्यों में छठे अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषदें कार्य करती हैं। इसलिए 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, इन राज्यों पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है मेघालय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेघालय, नागालैंड और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में पारंपरिक जनजातीय प्रशासनिक संरचनाएं मौजूद होती हैं। तो इसमें दिया ऑप्शन ए मेघालय दिया हो, तो मेघालय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए कि दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, झील टिटिकाका। झील टिटिकाका जो है दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। झील टिटिकाका दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झीलों में से एक है। यह झील पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। इसकी लगभग ऊंचाई 3812 मीटर है। यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी है और यह मीठे पानी की झील है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म की पहचान कीजिए। आपसे पूछा है भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म की पहचान करना है। तो इसमें ढूंढना गलत क्या है। तो आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है, या 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ, तो यह सही है। दूसरा है लाल किला दिल्ली, तो यह 2007 में यूनेस्को में शामिल हुआ, यह भी सही है। तीसरा है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, यह भी 1986 में शामिल हुआ, यह भी सही है। चौथा जो है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, ये जो कि 1988, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि सही वर्ष जो इसका है वह 1989 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में, या 1989 में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में पूछा है। तो इसमें आपसे पूछा गलत युग्म की पहचान कीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय स्थित है, चलिए बता दीजिए, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय स्थित है वह फ्रांस के शहर लियोन में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय लियोन फ्रांस में। यह 194 देशों की सदस्यता वाला विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं, इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात के मेजर जनरल अहमद नासर अल राइसी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, यह आपसे पूछा गया है। चलिए बता दीजिए कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। रैमजे मैकडोनाल्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आयोजन स्थल कहां था गोलमेज सम्मेलन का? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन या तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन स्थल जो था वह लंदन था। समय क्या थी? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच में प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ। अध्यक्षता की ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। यह सम्मेलन भारतीय संविधान सुधारों पर चर्चा के लिए बुलाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शॉर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शॉर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार ने। खान अब्दुल गफ्फार खान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेड शॉर्ट्स आंदोलन प्रमुख रेड शॉर्ट्स आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन की शुरुआत खान अब्दुल गफ्फार ने की थी। यह आंदोलन उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पाकिस्तान में शुरू हुआ था। इसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका अन्य नाम खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था। इसमें शामिल लोग लाल रंग की कमीज पहनते थे, इसलिए इन्हें रेड शर्ट्स कहा गया। आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का विरोध और भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है,
पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले प्रथम भारतीय कौन थे? पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल जो है पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। गोविंद बिहारी लाल पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्होंने यह पुरस्कार 1937 में साइंस रिपोर्टिंग के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में दिया जाता है और इसका प्रशासन कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाला राज्य कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का, लिख दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाला यह राज्य है। उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा सीटों की संख्या है वह 31 है। आपके ऑप्शन में तमिलनाडु में जो राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वह आपका 18 हो जाता है। महाराष्ट्र में कितना है? तो महाराष्ट्र में जो आपका है वह 19 है। महाराष्ट्र में 19 है। अब पश्चिम बंगाल बचे तो पश्चिम बंगाल का भी बता दीजिए। तो पश्चिम बंगाल में 16 है। तो ये सब पॉइंट भी ध्यान रखेगा। बाकी राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। तो सर्वाधिक राज्यसभा सीट वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश, और लोकसभा में भी लोकसभा की सर्वाधिक सीटें भी यहां पर है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। चलिए देखते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या लिखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची का संबंध पूर्वोत्तर भारत के कुछ विशेष जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से है। यह अनुसूची आदिवासी स्वायत्तता और प्रशासन के लिए स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान करती है। 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्य जो है वह है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो असम, मिजोरम और त्रिपुरा या तीनों दिया है। तो बचा क्या आपका? तो बचा है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है। इन राज्यों के कुछ विशेष क्षेत्रों में स्वायत्त परिषद कार्यरत हैं। यह राज्य 6वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता, आपका अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होता है, आपसे बता दीजिए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 343। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 यह घोषित करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। इसमें यह भी प्रावधान था कि अंग्रेजी भाषा को 15 वर्षों तक सहायक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा, यानी 1965 तक। बाद में हिंदी विरोधी आंदोलन के चलते अंग्रेजी को भी जारी रखा गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया? स्टार्टअप इंडिया जो है भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष आरंभ किया गया, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2016। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और नौकरी सृजन को बढ़ाना है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें बिच्छुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें बिच्छुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। चलिए बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी विनय पिटक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विनय पिटक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विनय पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक 3 ग्रंथों में से एक है। इसमें बिच्छुओं और बिछुड़ियों के लिए नियमों और अनुशासन की व्यवस्था दी गई है। यह संघ बौद्ध धर्म के आचार संहिता और नियमों का विस्तार से उल्लेख करता है। त्रिपिटक के 3 भाग कौन कौन से? त्रिपिटक के 3 भाग हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में नियम और अनुशासन है, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा
चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? चेंजिंग इंडिया जो है वह किसकी पुस्तक है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए कि चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है। तो चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक है वह मनमोहन सिंह के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ये पूछता है एग्जाम में कि चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक, तो यह मनमोहन सिंह जी की पुस्तक है। चेंजिंग इंडिया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। यह पुस्तक अपने आर्थिक सुधारों, नीतियों और राजनीतिक जीवन पर आधारित है। चलिए मनमोहन सिंह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछता है आपसे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र में डायरेक्ट किस विश्वविद्यालय से की थी? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद कब संभाला? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद जो संभाला वह 22 मई 2004 से संभाला। भारत में 1991 के आर्थिक उदारीकरण के जनक कौन माने जाते? तो भारत में 1991 के आर्थिक उदारीकरण के जनक जो माने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह माने जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे? असम का करते थे। मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कब बने थे? तो 1982 से 1985 तक ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वह किस राज्य में है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल राज्य में है, जहां की राजधानी कोलकाता है और मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी हैं। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है और यह बंगाल टाइगर के प्राकृतिक आवास भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अन्य विकल्पों की बात करें तो उड़ीसा में जो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व है। यहाँ कान्हा, बांधवगढ़, पेंच जैसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। असम की बात करें तो यहाँ काजीरंगा और मानस जैसे राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौरमंडल में स्थान है। आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है, यह आपसे पूछा है। घुमा के प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान है मंगल का आकार के दृष्टि से। यदि बात आकार के संदर्भ में करें तो मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल में 7वें स्थान पर आता है। या पृथ्वी से छोटा है लेकिन बुध से बड़ा है। सौरमंडल के ग्रहों का आकार चलिए जान लेते हैं बड़े से छोटे के अनुसार क्रम में। सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर आपका बुध हो जाता है। चलिए सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछता है। एक पूछता है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अभी हम लोग पढ़े हैं बृहस्पति है। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह अभी हम लोग पढ़े हैं बुध है। लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध ग्रह कौन सा? तो लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध ग्रह जो है मंगल ग्रह है। सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? तो सौरमंडल का केंद्र जो है सूर्य है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? तो सबसे ठंडा ग्रह जो यूरेनस है। आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा? तो अभी हम लोग पढ़े बुध है। सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगले प्रश्न को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। आपसे पूछा जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे, ये आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लिटिल बॉय और फैट मैन जो है या जापान पर परमाणु बम जो गिराए गए थे उनके नाम हैं। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया जो बम था उसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया बम था जिसका नाम था फैट मैन। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। दोनों परमाणु बमों ने द्वितीय विश्व युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई और इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दीवान ए खास इन स्मारकों में से किस में स्थित है? दीवान ए खास इन स्मारकों में से किसमें स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी, लाल किला परिसर में स्थित है दीवान ए खास। दीवान ए खास मुगल काल का एक शानदार भवन है जो दिल्ली स्थित लाल किले के भीतर स्थित है। यह मुगल सम्राट का निजी दरबार था जहां वह उच्च स्तरीय दरबारियों और विदेशी मेहमानों से भेंट करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा तवांग मठ कहाँ स्थित है? बढ़िया प्रश्न है। या तवांग मठ कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो तवांग मठ जो स्थित है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ जो है वह स्थित है।
तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश ना अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित यह भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। इसकी स्थापना 1680 ईस्वी में मेराग लोडो गैत्सो ने की थी, जो 5वें दलाई लामा के समकालीन थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या पूछा है आपसे। आज का अंतिम प्रश्न पूछा है, अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाण भट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाण भट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाणभट्ट प्राचीन भारत के एक महान संस्कृत लेखक और कवि थे। वह सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के। और उनके जीवन चरित्र का वर्णन करने वाली प्रसिद्ध कृति हर्षचरित के रचयिता थे। उन्होंने कादंबरी नामक प्रसिद्ध संस्कृत उपन्यास की भी रचना की, जिसे विश्व का पहला उपन्यास भी कहा जाता है। तो विश्व का पहला उपन्यास किसे कहा जाता है, तो कादंबरी को विश्व का पहला उपन्यास कहा जाता है। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिना समय गंवाए, बिना टाइम गंवाए हम लोग बहुत जल्दी कवर कर लिए। तो आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस चैनल पे प्रैक्टिस के तौर पर क्वेश्चन देख सकते हैं। और बहुत ही कम समय में एक क्वेश्चन से बहुत सारे अदर क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और एग्जाम में पूछते हैं। तो ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट को आप देखिए और प्लीज वीडियो को शेयर भी किया करिए। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहां स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।